हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 816। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है इतने बार करना पड़ेगा, मैं उतने बार करूंगा, लेकिन आज के टाइम में मैं सांजी को बचा लूंगा, मैं अपना हाथ को भी तोड़ूंगा। रूसी मम्मी बोलती है कि तुम क्या सच में करने वाले हो? लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए अपने हाथ को खोने की कोशिश करता है, सांजी को लिए अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन लूफी वो अपने हाथ को तोड़ नहीं पाता है। रूसी बोलती है कि तुम बेवकूफी वाली काम कर रही हो लूफी, अगर तुमने हाथ खो लिया तो तुमने सब कुछ खो जाओगे और तुम मरोगे। और लूफी बोलता है कि उस बिग मम के हाथ से मरने से अच्छा मैं खुद ही इधर ही के साथ फाइट करके मरूंगा और मैं सांजी को बचा लूंगा, क्योंकि लूफी अपना पूरा दम लगा रहे हैं। नामी बोलती है कि तुम पागल हो रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लूफी बोलता है कि कोई भी मौत ऐसे जगह में आके नहीं मरेगा इतनी बुरी तरीका से। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी पुडिंग के लिए खाना बना रहा है, बहुत अच्छा को बनाता है, उसे पैकिंग करके पुडिंग को खिलाने के लिए जा रहा है। बोलता है कि मैंने ये पुडिंग के लिए बनाया और मैं क्या सोच रहा हूँ पुडिंग के बारे में, पुडिंग तो मेरी बीवी होने वाली है। बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि पुडिंग सन इतना खाने वाली है, मैं तो लूफी के समझ के डाल रहा था। पुडिंग सारे साके सब कुछ पैक कर रहा है। बोलता है कि हम दोनों साथ में मिलके खाएंगे, क्योंकि इमेजिन कर रहा है पुडिंग के साथ डेटिंग करते हुए यार। वो बोलता है कि पुडिंग मेरी पत्नी होने वाली है यार, उसके लिए मैं हस्बैंड बनने वाला हो गया कि सांजी बोखला रहा है। बोलता है कि हम दोनों साथ में मिलके तो इतना खा सकते। देखने को मिलता है सांजी बुरी तरीके से बोखला के ठड़कीपन दिखाता है, बोलता है कि पुडिंग में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और पुडिंग और सांजी डेटिंग कर रहे एक दूसरे के साथ। बोलता है कि पुडिंग चैन में आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। उसी वक्त बिग मम का एक क्रूमेट आके सांजी को बोलता है कि सांजी ये लेगन आपने मुझे ऑर्डर किया, मैंने ऑलरेडी ला दिया। सांजी मुस्कुराता है, बोलता है कि उसे रखो, मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, थोड़ी देर में ही बनाऊंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पुडिंग के दरवाजे के बाहर सांजी आ जाते हैं, लेकिन उसके दरवाजा बोलती है कि तुम अंदर जा नहीं सकते, पुडिंग से क्या चाहते हो? और वो बोलता है कि मैं पुडिंग चैन को एक खाना देने आया हूँ। क्या सांजी मुस्कुराता है, वो दरवाजा बोलती है कि सिल्ली बॉय तुम उधर से चले जाओ, पुडिंग काम कर दी है, इसे बीच में मत टोको। और वो सांजी बोलता है नहीं तुम्हें ये देके चला जाऊंगा। वक्त सांजी सोचने लगता है, बोलता है कि मुझे ऐसे ही लगता होगा वो छोटे कपड़े में होगी, रात के टाइम में जो कपड़े पहनते ना वही पजामा नकी पहननी होगी। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि मैंने उसके लिए कुछ बनाए, मुझे जाने दो। सांजी मुस्कुराता है, बोलता है कि जरूर ये पुडिंग खुश हो जाएगी मेरे हाथ के खाना के खा के, कहके मुस्कुरा दी। और वो सांजी गुस्सा होता है, बोलता है कि मुझे जल्दी से अंदर की तरफ जाने दो। दरवाजा बोलती है कि सिल्ली बॉय तुम अंदर जा नहीं सकती हो, तुम्हें इधर से मार के बाहर की तरफ निकालूंगी, सिल्ली बॉय तुम अंदर की तरफ नहीं जा सकते हो। और सांजी दूर आके बैठा हुआ है, सांजी पुडिंग के बारे में सोच रहा है, बोलता है कि मैं कैसे पुडिंग की तरफ जाऊं। और उस वक्त सांजी को एक शैतानी आइडिया आ जाता है, बोलता है कि मैं तो बालकनी में खुद से उसके दरवाजे की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन बाहर की तरफ बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी पुडिंग को याद करते हुए जा रहा है और पुडिंग के लिए खाना बना रहा है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पुडिंग ने किस तरीके से गले लगाया था और सांजी ने किस तरीके से प्रपोज किया था, सब कुछ याद करते हुए सांजी जा रहा है। बोलता है कि पुडिंग चेंजर हो जाएगी ये खाने लेके, और वो बालकनी का दरवाजा खोलता है, बोलता है कि अब मुझे खिड़की से अंदर की तरफ जाना होगा। बोलता है कि मुझे खिड़की से झांकना नहीं होगा, जरूर वो कपड़े बदल दिए होगा। सांजी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, कल से वो मेरी बीवी होने वाली, कपड़े भी बदली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मैं नंगा भी दिखा तो उसमें कोई भी गलती नहीं है मेरी, मुझे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और मैं पुडिंग को खिलाऊंगा। वो पुडिंग उधर है क्या कि वो सांजी देख रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी झांक रहा है खिड़की से, और उधर हमें देखने को मिलता है सांजी की बहन रिजू होती है पुडिंग के साथ। पुडिंग सांजी की बहन के साथ मुस्कुराती है और बोलती है कि उस बेवकूफ के साथ तो मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी, और ऐसा देखना बंद करो कि तुम्हारे जैसे लो क्लास लोगों के साथ मैं शादी करूंगी, क्या कि मुस्कुराती है। हमें देखने को मिलता है पुडिंग के 3 आंख होती है, बोलती है कि मामा के मैं सबसे ज्यादा फेवरेट हूँ क्योंकि मेरे एक्टिंग स्किल की वजह से। यार वो सुनने के बाद सांजी टूट जाता है, बोलती है कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत ज्यादा उजी हुआ, मैं मामा को खुश करा, लोगों की वजह से आजकल मुझे मामा बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो सब कुछ रेजू को ही बताती है, रेजू को भी पता चल चुका है कि बिग मम पायरेट उन्हें बिट्रे करने वाली। पुडिंग बोलती है कि तुम गाइस को ट्रिक करना बहुत आसान है यार, तुम सब मरने वाले हो, शादी के दिन सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर के मालूम है। सीन शिफ्ट होता है प्रिजन लाइब्रेरी में, यार हमें देखने को मिल रहा है ओपेरा बुक को पढ़ता है, बोलता है कि ये अपना मुंह बंद नहीं कर रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी अपना पूरा दम लगा रहा है, बोलता है कि डैम इस पुडिंग को तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। और उसी वक्त नामी बोलती है कि लूफी रुक जाओ, तुम अपने हाथ को तोड़ने वाले हो। और लूफी बोलता है कि मैं उसे जरूर पे कराऊंगा, और लूफी अपना पूरा दम लगा के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैं किसी भी हालत में बाहर की तरफ आने वाला रहा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पुडिंग, और पुडिंग बोलती है कि एक्चुअली में सांजी सान ने मुझे प्रपोज कर लिया है, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सांजी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली हूँ, तुम लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसके साथ शादी करने वाली नहीं हूँ, क्या कान में बता देती है। पुडिंग कान में बताते हुए ये बोलती है कि मैं उसके साथ शादी करने वाली नहीं हूँ क्योंकि उसे हम लोग करने वाले।
वो बेवकूफ तो इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गया है ना, उसे मैं अपने हाथ से बंदूक से मारूंगी क्या बोलती है पुडिंग। उसे मैं ठीक शादी में ही मारूंगी क्या कि लूफी को बताती है। इन लोगों को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्या कि मुस्कुराती है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। पुडिंग रोने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि गुड बाय, तुम लोगों को अच्छा लगा, तुम चूहों के जैसे मरने वाले हो। और उसी वक्त लूफी वही बात को याद करता है प्रेजेंट में आता है, बोलता है कि उसने बेवकूफ बनाया यार, वो सांजी के साथ भी मारने वाली है, उसे मैं खत्म करूंगा। सांजी मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए बोलता है लूफी। यार हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर रिजू को बंदी बनाया है पुडिंग ने और बोलती है कि यही बिल आर्मी चाहते हैं हम जर्मन डबल सिक्स को अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहना, लेकिन मामा तुम्हारे आर्मी की क्लोन सोल्डर जाती है, तुम्हारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के पीछे मामा स्टार्टिंग से पड़ी हुई है, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें इतना चाल किया। मामा ने गंदा पॉलिटिक्स खेल के तुम लोगों को भी फंसाया, अब तुम सब मरने वाले और पूरे जर्मा किंगडम अब हमारे टेरिटोरी होने वाला है। अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम लोग हमारे ऑर्डर को फॉलो करने वाले नहीं हो, इसलिए मामा ने ऐसा पॉलिटिक्स का खेल बनाया और तुम लोगों को पॉलिटिकल मैरिज में फंसाया, इसलिए मामा का ये वो प्लान भी काम हो गया। और हमें देखने को मिलता है सारे जर्मा के आर्मी और जर्मा डबल सिक्स फंस चुके और विंसफोक फैमिली की एसिनेशन का प्लान वाला है। पुडिंग बोलती है कि सारे विंसफोक एलिमिनेट होने वाले हैं। वो सुन के सांजी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, सिगरेट पीने लगा। पुडिंग बंदूक पकड़ी हुई है और बोलती है कि जो जर्मा डबल सिक्स ने एक जमाने में फोर्स से नॉर्थ ब्लू को कॉन्कर किया था, विंसफोक फैमिली के लोग कल मरने वाले इस बुलेट से बोलती है। कल का शादी का प्रोग्राम में बहुत ज्यादा खून बहने वाला है क्या कि पुडिंग बोलती है। और उसी वक्त का दोस्त जेली भी बोलता हाँ तुम सब मरने वाले, और कारपेट भी बोलता हाँ तुम सब लोग मरने वाले, और इधर बहुत बड़ा समुद्र बह रहा है। सांजी वो सुन के बुरी तरीका से टूट जाता है, कल सिर्फ तुम लोगों का मौत और उधर सोरी आएगा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो केयरफुल होना होगा। कल वेडिंग केक में तुम्हारा ब्लड आ गए तो मामा गुस्सा हो जाएगी, माँ उस जगह को भी डिस्ट्रॉय करेगी क्या कि पुडिंग बोलती है तुम सबको खत्म करेगी। ये 36 कैलिबर का पिस्तौल है, इससे तुम सब लोग मरोगे और ये बिना रुके हुए 36 गोली मार सकता है। मेरे पास है, उससे कैंडी जैकेट बोलती है इससे तुम लोग मुझे कुछ भी कर नहीं पाओगे, बंदूक तुम्हारे लिए ही बनाए है, तुम्हारे सील को खत्म करने के लिए, तुम लोग जरूर मरोगे, कल तुम लोग टट पे टट के मरोगे कह के पुडिंग बोलती है तुम्हारा आज कुछ भी काम नहीं है। उस वक्त सांजी को देखना चाहता हूँ, जब उसका विश्वास तोड़ेगा तो उसका शक्ल कैसा होगा, वो देखने लायक होगा कि वो बोलती है। सांजी वो सुन के बहुत ज्यादा दिल से टूट चुका है। पुडिंग मुस्कुराते हुए लगती है, पुडिंग ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जरूर वो ऐसे ही शक्ल बनाएगा क्या लगती है। हमें देखने को मिलता है पुडिंग और पुडिंग सांजी का जैसे शक्ल बनाती है, सांजी का चिढ़ाने लगती है और बोलती है कि या फिर ऐसा शक्ल बनाएगा क्या कि अजीब सा रिएक्शन करती है। पुडिंग चान तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती, बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसी उनके वो ओपन भी बोलते है कि वो सही बोल रही है, क्यों तुम नहीं सुन रही हो, बोलती है कि तुम्हें मालूम है उस बेवकूफ ने मुझे किस तरीके से प्रपोज किया दाती है। उस सांजी ने मुझे बोला तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, बोलता है कि जब उसने फेस पैक अपने शक्ल से हटाया उसका शक्ल बहुत ज्यादा खतरनाक था, वो बहुत ज्यादा डरावना था उसका शक्ल, और उसका डरावना था कि चाटा देती है और बोलती है कि ऐसा गंदा शक्ल वाला इंसान के साथ करूँ। और वो बोलती है कि ये लोग मुझे फेलर मानते इसलिए इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे अपना बेटा ही नहीं मानते क्या कि सांजी की नकल कर रही है। वो पुडिंग कारपेट और जेली बोलते कि ऐसा मत करो, हम सिर्फ नहीं बारे में हंसते हंसते रो रहा हूँ, जब 13 साल का था तब से मैं इनके नॉर्थ तक था, लेकिन मैं भाग गया था, 13 साल के बाद मैं फिर से इनके जाल में आ गया, मेरा एडवेंचर इधर ही खत्म होता है क्या कि पुडिंग शक्ल बनाते हुए चिढ़ा रही है। पुडिंग का कारपेट हंसते हंसते रोता है, बोलता है कि वो कैसे ऐसा हो सकता है बेवकूफ, अरे ऐसे बेवकूफ को मैं अपना पति कैसे बना सकता हूँ क्या कि पुडिंग बोलती है। पुडिंग ये भी बोलती है कि उसकी तरफ मैंने 1% भी नहीं दिया, ऐसे बेवकूफ के साथ मैं शादी भी नहीं करूंगा, वो अपने आप को क्या समझता है। पुडिंग बोलती है कि मैंने उसके आगे अपने मगरमच्छ के आंसू दिखा के उसे मैंने अपने जाल में भी फंसा दिया। उसी वक्त हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पुडिंग रोती है और बोलती है कि आपके साथ मैं शादी नहीं करूंगी, आपकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा होने वाली है, मामा मुझे पनिश करेंगे भी मैं करूंगा। उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि ऐसे बेवकूफ के साथ नहीं करूंगी यार, वो उसने मुझे ये भी बोला कि मैं उसकी सेलिब्रेशन हूँ, वो मेरे बिना जी नहीं सकता, चलो हम शादी करेंगे क्या कि गले लगाया क्या कि बताती है। और वो सुन के रिजू बहुत ज्यादा घबरा जाती है, ऐसे बेवकूफ के साथ मैं कभी भी नहीं शादी करूंगा, उसने मुझे बहुत घटिया तरीका से किया है। वो हंसने लगती है और बोलते है कि ऐसा फेलर के साथ तुम्हें सपने भी शादी नहीं करूंगी, ढंग का प्रिंस लाते थे तुम्हें उसके साथ शादी कर दी, लेकिन ऐसा घटिया के साथ शादी नहीं करूंगा। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी सांजी बोल, और सांजी बुरी तरीका से टूट चुका है, वो बात सुन के रोने लगता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 817। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है पुडिंग बोलती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा ना, ऐसा बेवकूफ भाई हो गया। सांजी बुरी तरीके से टूट जाता है, उस फूल और खाने को नीचे की तरफ गिरा देता है। वो बोलती है कि वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, आज कल मरने वाला है मेरे हाथ से। पुडिंग की दोस्त बोलते है कि कल तक इस लड़की को ऐसे छोड़ेंगे तू ये मरेंगे यार, हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते, पुडिंग मर जाएगी तो हमारे सारे प्लान बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसे लाना होगा। उसी वक्त पुडिंग बोलती है और हमें इस लड़की को कल सुबह तक जिंदा रखना होगा, इसलिए हमें कल
बिंचमॉक फैमिली को सबको एलिमिनेट करना है। और बिग सिस्टर साम्बा आपको जो बात सुना है आपको भूलना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में डालेंगे। अगर आप मर गई तो इसलिए आपकी मैं सारे मेमोरी को छीन लूंगी बोलती है। उसी वक्त पुडिंग अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए अपना हाथ सीधा रिजू के अंदर डाल देती है और बोलती है कि मैं अब सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाली और आप शांत रहिए, ये ज्यादा नहीं लगेगा। हमें देखने को मिलता है रिजू ने दिमाग के अंदर हाथ डाला और वो मेमोरी का स्कूल निकालती है, वो बीच से काट देती है। बोलती है कि मेरा फ्रूट का नाम है मेमो फ्रूट और मैं दूसरे की मेमोरी को मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिला और पुडिंग ने बंदूक मार के नीचे की तरफ गिरा देती है रिजू को और वही तक मेमोरी को पूरी तरीके से हटा देती है। पुडिंग बोलती है कि इसके साथ मैंने बहुत ज्यादा बुरा किया, अब जेरमा 66 कॉल मेरा होगा। मैंने तुम्हारे पैर में गोली चलाया था लेकिन तुम चलते चलते इतनी दूर तक आ गए, तुम बहुत ज्यादा टफ लड़की हो गया। कि पुडिंग मुस्कुराती है और उसी वक्त भी बोलती है हाँ ये सही बोल रही है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है के सारे मेमोरी को काट देती है पुडिंग और बोलती है कि मैं इसे एडिट कर दूंगी, मेरा काम होगा यार। हमें देखने को मिलता है पुडिंग की मेमोरी परफेक्टली डिलीट कर चुकी है और रेजू को कुछ भी याद नहीं है। रेजू ने मेमोरी खोल लिया जो के साथ इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन सांजी को सब कुछ मालूम है। अब हम जल्दी शोल्डर को बुला के मेडिकल सेंटर में भेजना होगा, कल तक इसे जिंदा रखना है। सीन शिफ्ट होता है ट्रेजर स्पोरिटी रूम की तरफ और हमें देखने को मिलता है बिग मॉम और बिग मॉम वेपन लेके लड़ने के लिए तैयार है और बोलते कि क्या सच में ये हमारे मामा के साथ फाइट करना चाहता है। बोलता है हाँ मैं इसलिए फाइट करना चाहता हूँ कि उस पोनी के लिए मुझे कॉफी चाहिए। बोलती है हाँ बच्चे तुम्हारे ऊपर दम है। और उसी वक्त ब्रुक बोलता है कि मैं सब कुछ कॉपी कर लूंगा। बिग मॉम मुस्कुराते हुए हमला करती है। ब्रुक भी रेडी हो चुका है, अब बोलता है कि अब बोलने का नहीं अब काम करके दिखाने का टाइम आ चुका है। कहके अपना अटैक रिलीज कर देता है बिग मॉम की। बिग मॉम के वेपन जीउस और प्रोमेथस बोलते हैं कि हम मामा के ऊपर उंगली भी लाने नहीं देंगे, तुम्हें लेसन सिखाएंगे, जो मामा के साथ लड़ेगा वही वैसा ही हो। छलांग मारते हुए बिग मॉम की तरफ हमला कर रहा है। उसी वक्त बोलता है कि सोल किंग अब तुम रुक जाओ, जल्दी से सरेंडर करो। और बिग मॉम बोलती है कि क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो? ब्रुक बोलता है नहीं अभी भी मेरे पास चांस है, मैं तुम्हें काटूंगा। मुझे मालूम है कि इनका वीकनेस क्या है। अपना गिटार बार की तरफ निकालता है, बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे एबिलिटी ये भी पिच की पर फोर्स के जैसे ही सोल से बने हुए क्या गिटार जाने लगता है। ब्रुक और बोलता है कि यंग लड़ी बेबी क्या मैं सोल किंग हूँ और मैं सारे सोल को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या गिटार बजाता है। वो देखे बिग मॉम मुस्कुराती है और बोलते है कि इंटरेस्टिंग है, तुम ट्राई कर सकती हो। गिटार बजाता है, बोलता है कि ओ या क्या प्रोथेमस की तरफ अपना सोल के मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रुक शौक हो जाता है। बोलता है कि क्या मेरा पावर तो काम नहीं कर रहा है, कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्या ब्रुक पूछता है। उसी वक्त बिग मॉम के वेपन बोलते हैं कि तुम्हारा ये सस्ता अटैक हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, तुम हमें टेक डाउन नहीं कर पाओगी इतनी आसानी से। बोलती है कि तुम बहुत अच्छे गिटार भी बजाते हो, मुझे और ज्यादा इंटरटेनमेंट करो बोलती है। उसी वक्त बिग मॉम मुस्कुराती है और बोलती है कि अब तुम्हें लाऊंगी। और उसी वक्त थंडरबोल्ट अटैक कर देता है ब्रुक की तरफ और ब्रुक को थंडरबोल्ट लगता है। और उसी वक्त प्रोथेमस भी आपसे हमला कर देता है, बोलता है कि अब मुझे ट्राई करने दो। और वो नीचे की तरफ गिरा हुआ है। बिग मॉम के ओपन बोलते हैं कि मामा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, अभी तक जिंदा है। बिग मॉम बोलती है कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग अटैक मत, तुम लोग बहुत ज्यादा अटैक कर चुके। और उसी वक्त वो बोलती है कि मैं ये रियर कलेक्शन में कलेक्ट करना चाहती, तुम अपने ताकत को कंट्रोल कर नहीं पाओगे। क्या बिग मॉम गुस्सा हो जाती है, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। क्या बिग मॉम सीधा पकड़ने की कोशिश करती है। हमें देखने को मिलता है ब्रुक बिग मॉम को चकमा देके उधर से चला जाता है। बिग मॉम शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये कैसा। बोलती है कि क्या तुम अभी भी हिल सकते हो? और ब्रुक बोलता है तुम मर्सीलेस तरीका से अटैक कर रही हो। और बिग मॉम के ओपन बोलते कि मामा ये हमारे ऊपर छोड़ दो, हम करेंगे। दो वेपन एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं करूंगा मैं करूँ। उस बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो इसलिए मैं इसे कंट्रोल करूंगा। वो बोलता है कि तुम भी मेरे रास्ते में मत, मैं सबसे पहले जाऊंगा। क्या प्रोथेमस गुस्सा हो जाता है। इसी वक्त ब्रुक बोलता है कि ये फियर नहीं है, तुम लोग अपना मुंह बंद करो, मैं जाऊंगा सबसे पहले। नेपोलियन बोलता है कि मैं जाऊंगा। प्रोथेमस और जीउस बोलता है कि ये फियर नहीं है नेपोलियन, तुम तो उसे ठीक काट दो। हम बोलती है कि मैं करूंगा क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो और तुम लोग फाइट करोगे कर दोगे। और ब्रुक नीचे की तरफ गिरा हुआ है। बिग मॉम बोलती है कि सोल किंग फाइनल टेक डाउन हो चुके, क्या तुम सेटिस्फाई हो? खड़ा हो जाता है। बिग मॉम बोलती है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ लड़ने के लिए रेडी हो? और उसी वक्त ब्रुक बोलता है ग्लिफ के लिए मैं जरूर करूंगा। और उसी वक्त बिग मॉम मुस्कुराती है और बोलती है कि सोल खड़े होना चाहती है। सोल किंग तुम सांजी को क्यों वापस नहीं चाहते हो, क्यों तुम इस स्टोन के पीछे कॉपी करने के लिए पड़े हो? ब्रुक बोलता है कि सांजी सान बहुत अच्छे इंसान है, मुझे मालूम है कि फिगर कर लिया कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका डिटरमिनेशन खतरनाक है, हमारे लिए सेक्रीफाइस करके इधर ही बैठे, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली काइंड इंसान है। मैं उनको वापस लाऊंगा, मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने कैसा ट्राई मुझे मालूम नहीं है। हमारे कैप्टन मानते हैं कि वो एक दिन किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे, वो दोनों 20 साल के, उन्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है। बिग मॉम बोलती है इसलिए तुम इसी स्टोन के पीछे पड़े हुए मेरे पोनी क्लिप कॉपी करने के लिए। और उसी वक्त ब्रुक बोलता है बुरे बात कर रहे हो, सांजी सन ने डिसाइड नहीं किया वापस आने के लिए, इसलिए सन को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात करना चाहता और तुम्हें जरूर कराऊंगा इस रेस्क्यू मिशन पर, और मैं इस रोड पोनी क्लिप को भी चुराऊंगा। क्या ब्रुक बोलता है। बिग मॉम मुस्कुराती है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा बुरा है, तुम ऐसा इस आइडिया को
कंप्लीट नहीं कर पाओगे और सांजी भी वापस नहीं आएगा और बहुत ज्यादा बुरा होने वाला लगता है। कोई भी मरने वाला नहीं है, तुम्हें ऐसा ही लगता है? ब्रूक बोलता है कि हमारे सांजी सान को मार के तुम क्या करने वाली हो यंग लेडी, कह के बोलता है। गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब मरने वाले। अर्चिन शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड। टुले बोलती है कि रुक जाओ और हमें देखने को मिलता है कैरेट अपना पावर यूज करते हुए उसे गुदगुदी लगाती है, जोर से गुदगुदी लगाती है कि ब्रूले हंसने लगती है और बोलती है कि रुक जाओ और कैरेट अपने स्पेशल टेक्निक करके गुदगुदी लगा रही। बोलती है कि मुझे गुदगुदाना बंद कर प्लीज, रुक जाओ। पर बोलता है कि जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक वो गुदगुदाएगी। कैरेट बिना रुके हुए गुदगुदा रही है। पर बोलता है कि रुक जाओ कैरेट। और कैरेट बोलती है कि जल्दी से आंसर बताओ मिरर, तुम्हें कौन सा कनेक्ट है, नहीं तुम्हें जरूर पे कराऊंगी, क्या के फिर से करती है। उसी वक्त कैरेट बोलती है कि मुझे गलत आंसर बता रहे हो और वो दोनों डरा रहे। बोलती है कि मेरा मतलब है तुम लोगों को मिरर के आगे जाके पूछना होगा, वो मिरर ही बताएंगे। और उसी वक्त चॉपर बोलता है क्या? वो बुरले बोलती है हाँ, वो तुम्हारे आंसर को रिफ्लेक्टिंग करेंगे। और उसी वक्त चॉपर जोर से बोलता है तुम मिरर किधर के असल से कनेक्ट है। वो मिरर बोलते है कि हम लोग इधर है, हम इसी मिरर से। उसी वक्त कैरेट और चॉपर मुस्कुराते हैं और बोलते है कि इन लोगों ने हमें आंसर किया। और बोलता है कि ये लेडीज रूम का है जो 4th फ्लोर में रहते हैं। उसी वक्त भी ऐसा मिरर है जो लूफी और नामी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर ब्रूक और पेड्रो और या फिर सांजी उनमें से किसे रिफ्लेक्ट करता है। बोलता है कि सांजी सामा थोड़ी देर पहले चले गए थे। बोलती है कि मेरे ऊपर भरोसा करोगे चॉपरो, में ड्राइंग करके दिखाऊंगा। वो मालूम नहीं है कि वो कैसे दिखते, इसलिए मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ओपेरा। और ओपेरा बोलता है कि रुक जाओ और नामी बहुत ज्यादा रोई हुई है और बोलती है कि सीरियसली लूफी ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है, तुम बस। और बोलता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं किसी भी हालत में सांजी को वापस लाऊंगा, मैं इधर चूहे के जैसे मरूंगा नहीं। रो रही है और बोलती है कि लूफी ऐसा मत करो, तुम्हारे हाथ उखड़ने वाला है, प्लीज लूफी मेरे लिए ऐसा मत करो, क्या नामी डर चुकी है। लूफी बोलता है सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है, अब मेरा हाथ टूटने वाला है। उसी वक्त ओपेरा बोलता है कि तो क्या कर रहे हो, अभी के टाइम में बहुत ज्यादा बिजी हो और मामा ने बोला है कि मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखना, इसलिए शोर मत मचाओ, तुमसे रिकलेसली मूवी यूज मत करो। बोलता है कि ये लड़की वो बहुत ज्यादा रिकलेस है। नामी बोलती है कि मैं अपने दोस्तों को बिट्रे करना नहीं चाहती। बोलता है कि इसलिए तू उसे चुप रहने के बोलो, नहीं तुम्हें तुम लोगों को गोली चला के इधर ही खत्म कर दूंगा 5 सेकंड। फिर बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें टॉर्चर करने वाला हूँ, क्योंकि पिन से हमला करता है, तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, तुम्हें जैसा भी दर्द हुआ। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मोटे मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें करूंगा। उसी वक्त वो बंदूक दिखाता है और बोलता है कि वो तुम्हें खत्म करेगा। लूफी बोलता है कि अगर मैं 5 सेकंड पर अपने हाथ को तोड़ दूं तो क्या ठीक होगा? नामी रोती है और बोलती है कि मैं वो भी नहीं चाहता हूँ लूफी। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक इंसान बोलता है और कहता है कि इधर कौन है? बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम कैसल के अंदर नहीं आ पाओगे। वो इंसान बोलता है कि इधर हर जगह फाइट हो रहा है, इसलिए मैं इधर आया और तुम सिल्ली जैसे बात मत करो। जिम में फिशमैन कराते यूज करते हुए ओपेरा को उधर ही टेक डाउन कर देता है। ओपेरा का अटैक डायरेक्टली लगता है, ओपेरा के ऊपर डैमेज हो जाता है, ओपेरा नीचे की तरफ गिर जाता है। लूफी और नामी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों इधर क्यों हुआ? नामी और बोलते है कि जिम्बे मुस्कुराता है और बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम लोग पकड़े गए। लूफी नामी तुम लोग किधर क्यों आए? क्या जिम्बे पूछता है। बोलता है कि मुझे माफ कर देना ओपेरा, तुम्हें थोड़ी देर सोना होगा, थोड़ी देर के बाद हम बात करें, इससे पहले हमें इधर से बाहर की तरफ निकालना होगा, क्या जिम्बे बोलता है। एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 819। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है होल केक आइलैंड के असर पर हमें देखने को मिलता है मेडिकल सेंटर। और मेडिकल सेंटर में रेजू का ट्रीटमेंट हो रहा है। बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसका स्किन उतना हार्ड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर करती है, इसलिए इसे कुछ नहीं हुआ। इतना खतरनाक गोली लगने के बाद वो तुरंत मरना चाहिए, बाकी नॉर्मल इंसान होते थे। बहुत बुरी तरीका से बह रहा था, लेकिन इसका पैर हील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रात तक ये सोएगी तो कल हो गई, इसलिए जेरमा के मॉडिफाई ह्यूमन इतना खतरनाक के साथ रहना होगा, तुम्हें पूरी रात तक क्या डॉक्टर बताते हैं। उसी वक्त वो बोलते हैं कि मुझे चिंता हो रही है, मेडिकल सेंटर जा रहा हूँ 4th फ्लोर के, क्या डॉक्टर बताते हैं। वो चीज फोर्स बोलते मत भूलना कि बिंचमॉक फैमिली की इसके बारे में नोटिफाई करना, वो बुरी तरीका से घायल या हचराते हमारे सर्विस में रखना होगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी उधर आ जाता है। रिजू को अचानक होश आ जाता है, रिजू शॉक हो जाती है और बोलती है कि मेरे पैर को क्या हुआ? पैर में तो चोट आ गई। यार सांजी बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। रिजू बोलती है कि जब मैं कैसल के साथ घूम रहा था मेरे पीछे शोल्डर आ गए, उधर घुसपैठे भी पहुंचे थे, मुझे नहीं लगता है कि मैं फील कर रही हूँ। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम्हारे सारे मेमोरी छीन लिया है, मैं सब कुछ बताने वाला तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए कोशिश कर रहा है। नामी बोलती है कि जिम्बे को तोड़ दो, और जिम्बे अपना फिशमैन कराते करता है, लेकिन वो नहीं टूटता है। बोलता है कि जिस तरीका से मैंने उस मर्डर से किया था वही किया था। लूफी बोलता है कि मैं अपने हाथ को तोड़ूंगा, और जिम्बे बोलता है कि पागल बात मत करो, इधर और भी एक रास्ता है, इस बुक को जलाना होगा, ये फ्लेम से जलेगा तभी तुम लोग बाहर की तरफ आओगे, डिस्ट्रॉय होगा इस आग से, लेकिन तुम्हें एक ही सेकंड में इधर आना होगा। नामी बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, हम नहीं आ सकेंगे। मैं बोलते सिर्फ एक ही रास्ता है तुम लोगों को स्केप होने के लिए। मैं बोलती है कि नहीं, अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ इससे बाहर की तरफ आने के लिए। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि बस
ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जिम्बे मुझे बताओ हम किस तरीके से बाहर की तरफ आएंगे। मुझे रेडी बोलता है कि अब आप जल्दी से करो। और हमें देखने को मिलता है जिम्बे ने उस बुक को जला दिया, एक एक करके बुक लगता है। लूफी बोलता है कि ऑलमोस्ट इधर आ चुका है। नामी भी डर चुकी है और बोलती है कि नीचे की तरफ आ रहा है, अब हम क्या करें। हमें देखने को मिलता है लूफी ने नामी को पकड़ते हुए बाहर की तरफ आ चुका है। वो किताब जल के राख हो चुका है। सारे लोग बाहर की तरफ निकल के फाइनली ठीक हो गए। नामी का थोड़ा सा कपड़ा भी जल गया। नामी बोलती है कि मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली थी लेकिन मैं बच गया। उसी वक्त जिम्बे और लूफी बात करने लगा। लूफी बोलता है कि शुक्रिया जिम्बे, मुझे अपने हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं आसानी से बाहर की तरफ आया। बोलता है कि मुझे माफ कर देना, तुम दोनों को मैं ठीक से निकल नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ जब हम पहली बार मिले थे तब भी इसी तरीके से थे, मैं प्रिजन में था, तुम बाहर थे, लेकिन अभी के टाइम में तुम कैप्चर हो गए उसी तरीका से और मैं आके बचाया। कह के जिम्बे मुस्कुराता है, बोलता है कि तो इत्तेफाक ही होगा, हम इसी तरीके से मिल गए, अब हमें जल्दी से जाना होगा। बिग मात हम सन पायरेट एफिलिएटेड थे जिसे मैं लीड करता हूँ और हम उनके अलायंस के में उधर हुआ। उसी वक्त नामी बोलती है कि शुक्रिया जिम्बे, तुमने मदद किया। बोलती है कि वो चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है वो पे अटैक डाउन हो चुका है। जिम्बे बोलता है कि हम लोगों ने भी रेबेल कर लिया इसलिए हम वापस नहीं जा पाए। तो बोलती है कि क्या हम इसे इधर छोड़ के जा सकते हैं। जिम्बे बोलता है कि मत लो। नामी बोलती है कि जब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी था फिशमैन आइलैंड में हमें बोला था ना, इसका मतलब तुम हम के क्रू में थे उस वक्त। और जिम्बे बोलता हाँ इसलिए मैं अब तुम लोगों के क्रू में ज्वाइन नहीं हो पाया यार। मैंने इधर सुना था कि कौन इंसान शोर मचा रहा था और मैंने नोटिस करते इधर आ गया। लूफी भूख के मारे नीचे गिर जाता है और बोलता है कि मुझे भूख लग रहा है। जिम्बे बोलता है कि हमें जल्दी से इधर से भागना होगा, नहीं तो वो लोग हम मिस कर लेंगे तो हमें मारेंगे, हमें सबसे पहले छुपना होगा कहता है। हमें देखने को मिलता है जिम्बे, और जिम्बे बोलता है कि तुम ऐसे सर्कमस्टेंस में कैसे भूखे हो सकते। बोलती है कि लूफी बाकी से 3 टाइम ज्यादा एनर्जी यूज करता है नॉर्मल फाइट पर भी, इसलिए लूफी को जल्दी भूख लगता है। लेकिन लूफी को याद करता है एक बार लूफी ने सांजी को ये बोला है कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का ही खाना खाऊंगा सांजी, तब तक मैं भूखा ही रहूंगा जब तक तुम इधर नहीं आओगे। लूफी उसी को याद करके लूफी खड़ा हो जाता है और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए जिम्बे शुक्रिया जो तुमने हमारी लाइफ को रेस्क्यू किया है, हम इधर से अब देंगे और हमें जाके सांजी को बताना होगा ये पुडिंग सांजी को मारने वाली उसके साथ वफादारी कर रही है। वही बताता है जो पुडिंग ने फ्लैशबैक पर लूफी को बताया था। हमें फ्लैशबैक पर सब कुछ देखने को मिलता है। एक्चुअली में पुडिंग ने जो बोला था ये जिम्बे को वही बताया यार। बोलता है कि जिम्बे हमें जल्दी से करना होगा, सांजी के साथ वो बुरा करने वाले शादी के बीच में उन लोगों ने बहुत बुरा प्लान किया है। सांजी और सांजी के फैमिली पूरी तरीके से बेवकूफ हो चुकी है, हमें जल्दी से करना होगा। जिम्बे बोलता है कि रूफी रुक जाओ, इधर बहुत सारे एनिमी आ रही है इसलिए हमें समझ के आगे की तरफ जाना होगा और कल सुबह तक टाइम में हमें थोड़ा रिकवर होने के लिए भी टाइम पड़ेगा। बोलता है कि जिम्बे मेरे पीछे नामी को प्रोटेक्ट करना। सीन शिफ्ट होता है रिजू की तरफ और सांजी रिजू को सब कुछ बता बोलती है कि ऑफकोर्स मुझे मालूम है क्योंकि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती हो, लेकिन मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी, लेकिन ये बुरी लड़की है, तुमने बहुत अच्छी तरीका से नोटिस कर लिया। रिजू बोलती है कि मैंने उस पुडिंग के रियल कैरेक्टर के बारे में नोटिस भी नहीं किया था, लेकिन मैं उसके ऊपर नजर रखने गई थी अपने आप, लेकिन उसने मुझे गोली चला लिया। उसी वक्त सांजी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, वो ने ये जेरमा के टेक्नोलॉजी के लिए मेरे साथ शादी करने के लिए प्लान बनाए थे, इन लोगों ने बहुत लंबे समय पहले से हमें खत्म करने के लिए किया था। जी बोलता है कि मैंने सोच रहा था कि मैं सेक्रीफाइस करके सब कुछ ठीक होगा, लेकिन इसका मतलब मेरा सपना है, मैं कभी भी ठीक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रोने लगता है। उसी वक्त रिजू सांजी को बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट मैन बनोगे। बोलते है कि हमारे फादर भी बहुत ज्यादा स्मार्ट मैन है, लेकिन ऐसे केस में वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, एम्परर के साथ डील कर रहे, इसलिए उन्हें केयरफुल होने चाहिए था ऐसे अच्छे अपॉर्चुनिटी में। इन कॉल ऐसा दिन होगा जो जेरमा 66 टेक डाउन होने वाले। जो बोलती है कि अब हमें ये प्रिटेंड करना होगा कि हमें कुछ भी मालूम नहीं और बिग मम जो चाहती है उसे वही करने देना होगा, तुम मेरे लिए चिंता कर रहे हो क्या? कि रिजू बोलती है। और उसी बोलती है कि तुम जल्दी से भागो टी पार्टी से। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम मरने वाली हो। रिजू की बहन बोलती है कि तुम ये मत समझना कि तुम मेरे कर्ज में, मैंने सिर्फ तुम्हारे एक ही बार मदद किया, तुम्हारे और हमारे रिश्ता इधर ही तक है, हम कल तक मरने वाले, इसलिए सांजी तुम इधर से भाग जाओ, तुम जल्दी से भागो स्ट्रैट के साथ इस आइलैंड से। सांजी और उसी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं इधर से भागा तो बराटे का क्या होगा? रिजू बोलती है कि इधर से भागो तो अफसोस फिर भी मेमोरी है जो मैं भूल नहीं सकता। सांजी तुम नहीं मर सकते हो हमारे माँ की खुशी के लिए, बोलती है रिजू। उनके सांजी शौक हो जाता है, रिजू को बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो? रिजू सांजी को बताती है हमारे पेरेंट्स के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो गया था, मैं ही सिर्फ एक ही चाइल्ड हूँ जो सब कुछ मालूम है, मुझे अच्छी तरीका से मालूम है कि हमारे पेरेंट्स के बीच में किस बात में फाइट हुआ था। उधर बहुत ज्यादा गुस्सा थी हमारे फादर से और उसने ड्रग्स से ले लिया था जो अपने आप को सुसाइड करने के लिए, जो हमारी मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, हमारी माँ को हमारे फादर ने बचा लिया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जो नजर रखती है सांजी के फादर और मदर में, और वो बोलती है कि बिना इमोशन में इंसान बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं साथ सर्जरी प्रिपेयर करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे बच्चों को खतरनाक फाइटर बनाना चाहती हूँ। और उसी वक्त वो उसकी माँ बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मत करो। और सांजी के फादर बोलते हैं कि नॉर्थ ब्लू को तो मैं ही कॉन्कर करूंगा किसी भी हालत में, इसलिए मेरे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, बच्चों को अनलिमिटेड पावर मिलेगा
जाएगा तब स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन सांजी की बहन रिजू नजर रख रही है, सब कुछ पता चल गया। सांजी के फादर बोलते कि जब तुम्हारे सर्जरी हो गया वो मेरे बच्चे बहुत खतरनाक हो गए, इस भी आके पकड़ते सांजी को मारकर। सांजी की माँ बोलती है कि मुझे जाने दो, बोलती है लेकिन हमारे माँ ने ड्रग्स खा के हमारे फादर के प्लान को की यार। सांजी के फादर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते कि तुम क्या कर रही हो। सोरन जी की बहन बोलती है कि लेकिन मामा ने जो ड्रग्स लिया था उसकी इफेक्ट सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही हुआ है और तुम नॉर्मल इंसान में पैदा हो गए, लेकिन हमारे बाकी भाई के सक्सेसफुली सर्जरी हुआ था। वक्त हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वो तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते लेकिन सांजी नहीं होते। किंगडम के साइंटिस्ट बोलते सांजी के फादर को आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि वो ड्रग के बॉडी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अजीब सा बात ये है कि सांजी सामा को वो अपने मॉडिफिकेशन वाला ग्रोथ नहीं मिला, वो नॉर्मल वुमेन होके पैदा हो गए, वो नॉर्मल इंसान हो गए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। रिजू बोलती है कि तुम ह्यूमैनिटी के लिए पैदा हुए यार, हमारे मॉम ने ड्रग्स लिया है तुम्हारे बचाने के लिए, ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से हमारी माँ की मौत भी हुआ है, ड्रग्स की वजह से तुम वीकर हुए, मेरे मतलब है हमारी माँ भी वीक हुई है। वक्त हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में सांजी चिड़िया को खाना खिलाता है, वो साइंटिस्ट भी शॉक हो जाता है, लेने की वजह से हमारी मदर कमजोर हुई है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि क्या मेरी वजह से हमारी माँ मरी हुई है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है सांजी की माँ बोलती है कि रिजू इधर आ जाओ, और रिजू बोलती है कि तुम इस तरीका से मत सोचो। सांजी और रिजू की माँ बोलती है कि तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं। रिजू बोलती है कि हमारे फादर मेरे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करा रहे, बहुत ज्यादा खुश है इची निजी और यंजू के, और वो बहुत ज्यादा शोल्डर बनने वाले और उन्हें ट्रेन करा रहे, लेकिन वो हमारे साथ कभी भी नहीं खेल सकते थे। उसी वक्त वो सांजी की माँ हंसती है और बोलती है कि सांजी ने मेरे लिए बनाया है। रिजू की माँ रिजू को ये बोलती है कि हमारा सांजी बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं पता है सांजी ने मुझे क्या बोला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उसकी माँ बन के, मुझे ये बोला कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, और वो रोने लगती है, दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में क्या रो रही है, बोलती है कि ऐसा बच्चा। सांजी और रिजू की माँ रिजू को बुलाती है कि तुम जो थोड़ा सा मेरे नजदीक आ जाओ, तुम भी मेरी बेटी, तुम भी अच्छी हो क्या के गले लगाती है सांजी की माँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम लोगों को देख पाऊंगी जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, मुझे माफ कर देना क्या के सांजी की माँ बोलती है। मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम लोगों को देख पाऊँ, और वो सुनकर रिजू भी शॉक हो जाती है और बोलती है लेकिन क्यों। प्रेजेंट में रिजू बोलती है कि उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था कि हमारी मदर क्यों हंस रही थी, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हमारी मदर की डिसीजन। हमारी मदर रिग्रेट नहीं है जो तुम्हारे साथ हुआ है, वो बहुत ज्यादा खुश है, तुम नॉर्मल हुए। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है सांजी रोता है, लेकिन सांजी के फादर बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। फादर बोलते हैं कि इधर आके आंसू मत बहाओ, जो मरे हुए इंसान पर आंसू बगाओगे तो तुम यूजलेस होगे। सांजी रो रहा है, सांजी के भाई जा रहा है, उसी वक्त सांजी के भाई बोलते हैं कि तुम क्राई बेबी हो, सांजी कह के चिढ़ाने लगते। उसी वक्त सांजी के फादर रिजू को बोलते हैं कि तुम उधर क्या कर। तो सांजी को ये भी बताती है कि हमारे फादर ये बिलीव करते हैं कि हम टोटली डिफरेंट है हमारी माँ। सांजी के फादर भी बुलाते हैं रिजू को, ये भी बोलती है कि हमारे फादर ने तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसने ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही लगाया। एक बार हमें देखने को मिलता है सांजी के फादर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, सांजी को मारते हैं, बोलते हैं कि अगली बार चूहे क्यों बनाया तो फेलर को मैं सबक सिखाऊंगा। सांजी के भाई भी हंसते हैं और बोलते कि सांजी एक नंबर का फेलर। सांजी हर दिन तड़पता है, बोलता है कि मुझे इस जेल से निकालो, और उसी वक्त सांजी बोलता है कि मुझे इधर मत छोड़िए, मैं मरूंगा अगर आप छोड़ेंगे तो जाइए, आप मैं इधर रहना नहीं चाहता। लेकिन सांजी के बहन वो देखता था, गुस्सा हो जाती है। सांजी बोलता है कि डैड मुझे बचाइए, ये लोग मारेंगे। उस टाइम सांजी की बहन रोती है अपनी माँ को याद करते हुए। उसी वक्त ये भी देखने को मिलता है कि सांजी चाकू निकाल के अपने फादर की तरफ दिखाता है, बोलता है कि मुझे जल्दी से चाबी दो, इस आयरन मार्क्स के मिस किंगडम के भागने वाला हूँ। और उसी वक्त सांजी के फादर बोलते हैं कि तुम कभी भी मुझे फादर मत बोलना, दूसरे आदमी के आगे मुझे फादर कह के मत बुलाना, तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे को नहीं चाहता हूँ। क्या सांजी के फादर बोलते मैं अच्छी तरीके से याद करना है कि तुम यूजलेस हो और तुम्हें अपने बेटे कहने के लिए शर्म आती, इसलिए मेरा बचाना आ रहा। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में रिजू ने सांजी को रेस्क्यू भी किया होता है, बोलती है कि भागो, और वो सब कुछ याद करती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट। सांजी की बहन बोलती है कि हमारी माँ नहीं रही, लेकिन हमारी माँ के ह्यूमैनिटी अभी भी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, इसलिए तुम कभी भी फेलर नहीं बन सकते हो, तुम हमारी माँ के जैसे ही। उधर ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के तुम्हें बचाया, तुम ह्यूमैनिटी के लिए पैदा हुए हो सांजी, और तुम वही बच्चे हो। रिजू का बात सुन के सांजी शॉक हो जाती है, रिजू भी रोती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दी।